जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सरदार साहब। हमारे बीच एक बहुत ही काबिल सोशल एक्टिविस्ट और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के फाउंडिंग मेंबर मोहतरम खालिद सैफी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, यकीनन तारीफ और मुबारकबाद के उम्मीदवार हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में और ऐसे टॉपिक पे, इतने संजीदा टॉपिक पे इतने लोगों का जमा हो जाना काबिल तारीफ काम है। मैं आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूँ और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ दावत देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, दावत देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे टॉपिक जो दिया गया है मॉब लिंचिंग का है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह मैं सिर्फ मॉब लिंचिंग के दायरे में ही बात करूँ, क्योंकि जिस तंजीम से और जिससे मुहिम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसका नाम यूनाइटेड अगेंस्ट हेट है, नफ़रत के खिलाफ हम सब की आवाज़, उसका प्राइमरी और उसका सबसे बेसिक काम जो है वो मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम और कम्युनल वायलेंस के खिलाफ हम लोग पूरे मुल्क भर में काम करते हैं। लेकिन मॉब लिंचिंग की जो तारीख है, अब से तकरीबन 20 साल पहले 1999 में असम के अंदर ग्रैहम स्टेन और उसके 2 बच्चों की, जिसकी उम्र 8 साल और 10 साल थी, उनको एक वैन के अंदर, एक टाटा सूमो गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया गया। आप तमाम लोगों ने वो वाक़या उस टाइम पे सुना होगा, आपने देखा होगा। ऐसा दिल दहला देने वाला और रूह को कांप कभी दे देने वाला वो वाक़या था। कभी ग्रैहम स्टेन की कहानी आज भी पढ़ते हैं तो आज भी रोंगटे खड़े होते हैं, किस बेदर्दी के साथ जालिमों की भीड़ ने उन्हें घेरा और उनको गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया। उनका कसूर क्या था? ग्रैहम स्टेन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, अपने परिवार के साथ उड़ीसा में रह के वहाँ के रहने वाले आदिवासियों की कोड़ियों की, जो कोड़ के मर्ज से में मुब्तला थे, उनकी सेवा करते थे, उनका इलाज करते थे और उनके खाने पीने का इंतजाम करते थे। बजरंग दल के जो वहाँ के जिला अध्यक्ष थे, उनका नाम दारा सिंह था। उन्होंने वहाँ एक खबर फैलाई, वहाँ एक अफवाह फैलाई और उस अफवाह को बार बार फैलाते रहे कि ये जो हिंदू हैं, जो वहाँ के रहने वाले आदिवासी हैं, उनके ऊपर ज़बरदस्ती जो है उनको ईसाईयत मज़हब कबूल करा। तो एक दिन उनको घेरा गया, उनके साथ मारपीट की गई, फिर उसके बाद उनको जो है टाटा सूमो गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया गया। तकरीबन उस वक्त भी, क्योंकि ना उस वक्त सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट का कोई इतना खास दौर था, इंटरनेट का बहुत शुरुआती दौर था, ईमेल वगैरह तब चलती थी, फेसबुक ट्विटर वगैरह नहीं था, हाई फाइव और ऑर्कुट तक शुरू हुए। उसके बाद होना ये चाहिए था, हर किसी ने सोचा कि दारा सिंह को कम से कम फांसी की सज़ा होगी, नाम उसका क्लियर हो गया, उनकी बीवी तमाम गवाह ये वो सब हुए। केस जैसे जैसे आगे चला तो हद तक ये हुआ कि आखिरकार कोर्ट में जो है उसको सबूतों के अभाव के कारण, लैक ऑफ एविडेंस के बिना पर दारा सिंह को रिहा कर दिया। और आज अफसोस, सद अफसोस पूरे मुल्क के लिए, पूरी इंसानियत के लिए सबसे शर्मनाक बात यह है कि जिस रोड के ऊपर ग्रैहम स्टेन को उसके बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया था, आज उस रोड का नाम, उस हाईवे का नाम उसके कातिल दारा सिंह के नाम पर रखा। निहायत शर्म की बात है। यह ऐसा हिंदुस्तानी, ऐसा इंसान, इस बात पर शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हमारे मुल्क का एक सिस्टम ऐसा है, हमारे मुल्क में एक तबका ऐसा है जो कातिलों के नाम पे फूल माला चढ़ाते हैं। ये वीर सावरकर को सावरकर जैसे गद्दार को वीर कहते हैं और ये गोडसे जैसे कातिल को अपना आइडियल बताते हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत का कारोबार इन्होंने करा है और एक आगे भी करते रहेंगे। उसके बाद से अफवाह फैलाने का, जो सरफराज साहब ने बात की, उसी बात को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अफवाह फैलाने का बाजार ये सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़माने में नहीं आया। फेसबुक और व्हाट्सएप ने इसको एक नई जिंदगी दी, एक नई रफ्तार दी है। अब आपको याद होगा उसी दौर में 2003, 4, 5 के दौर में एक मंकी मैन की अफवाह चली थी। खासतौर पर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में अफवाह फैलाई गई थी कि मंकी मैन रात को आ रहा है, वो कोई पंजा मार रहा है। हालांकि आज तक किसी ने अपनी आंख से ना उस मंकी मैन को देखा था, ना किसी का था। फिर उसके बाद चला जी गणेश जी दूध पी रहे हैं, आपने सुना होगा उसके भी। तो ये अफवाहें इस तरह से चली। फिर एक बार अभी हाल फिलहाल में चला कि कोई छोटी कार गैंग चल रहा है, वो आता है, किसी ने बोला कोई कीड़ा है, किसी ने बोला कोई शरारती है, किसी ने बोला कुछ है। तो ये सब चीज़ें जो है ये इत्तेफाक नहीं है।
आप इस बात को बखूबी जानिए। इस तरह से सरफराज साहब ने कहा, मैं इनकी बात को 100% एंडोर्स करता हूँ और इनकी बात को पूरे जोर से और इस बात की जो मैं तारीफ करता हूँ कि इतनी हिम्मत रखी इस दौर में सरफराज साहब ने इस बात को कहा कि ये अफवाहें और अफवाहों का बाजार और अफवाहों का नेटवर्क, इसमें जो है ना हमारे सिस्टम का भी हाथ है और हमारे कई संगठन देश के ऐसे हैं जो इस तरह के अफवाहों के बाजार को गर्म करने के ऊपर तुले हुए। जितनी भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई, जब उनके घर में गोश्त के अवसर के ऊपर मंदिर के माइक का सिर्फ बहाना था, उससे पहले व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज के सबको तैयार कर दिया गया था और उसमें इंफॉर्मेशन इतनी थी कि जैसे ही मंदिर से ऐलान होगा सब लोग इकट्ठे हो जाए। आप लोगों के इलाके में मंदिर होंगे, मस्जिदें भी होंगी, मंदिरों से ऐलान हमारे यहाँ भी होते हैं, मस्जिदों से भी ऐलान होते हैं, लेकिन ऐसा आज तक कोई ऐलान नहीं हुआ कि जिसके एक ऐलान करने के 3 मिनट के अंदर अंदर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाए। वो नेटवर्क पहले तैयार हुआ व्हाट्सएप पे, वो पहले लोगों को बोला गया, समझाया गया कि किस तरह से इसको पैटर्न करना है और पूरी सिस्टमैटिक वे में काम हो। एक भीड़ बनती है। आप इस बात को, इस पैटर्न को, हमें आज मॉब लिंचिंग के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह से एक फेक एनकाउंटर्स में लोगों को मार के जिस तरह से फंसाया जाता है आतंकवाद के लिए, जो सरफराज साहब ने पूरे डिटेल में आपको बताया, तो ये 2 नेटवर्क पैरेलली काम कर रहे हैं। एक तरफ ऐसे लोगों को ये दिखाना जो फर्जी है, एक जो हमारा मेजॉरिटी ग्रुप है, हमारे हिंदू समाज है, उनके सामने फर्जी दुश्मन खड़े करना है, फर्जी दुश्मन दिखाना है, जो वर्चुअल एनिमीज जिसको हम कहते हैं। वर्चुअल एनिमीज कैसे पैदा होंगे, जो उसका पैटर्न आपको सरफराज साहब ने बता दिया। व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आपको बताया जाएगा। आज तक इंडियन मुजाहिदीन का आज तक इन्हें कोई ना ऑफिस मिला, ना कोई हेडक्वार्टर मिला, ना लेटर हेड मिला, ना कुछ मिला, लेकिन कितने लोग उसमें एग्जीक्यूट हुए वो एक अलग बहस का मुद्दा है। 16 साल बाद, 20 साल बाद, 21 साल बाद, 15 साल बाद अभी तक जो है बहुत सारे नौजवान ऐसे जो उस टाइम नौजवान थे और वो बूढ़े होकर जो है जेलों से छूटे। दूसरा पैटर्न जो खड़ा करा जा रहा है वो आपका मॉब लिंचिंग का है। मॉब लिंचिंग के थ्रू जब ये पहले दंगे कराया करते थे आरएसएस के लोग और संघ वाले, तो दंगों को कराने में एक बहुत बड़ा नेटवर्क इस्तेमाल होता है। जब आप दंगे करवाते हैं उसमें आपको कम से कम 10, 15, 20 हज़ार लोगों को मोबिलाइज करना होता है, उनको भड़काना होता है, उनके लिए हथियार पहुंचाने होते हैं, उनको शराब पिलानी होती है, उनको पैसा बांटना होता है और उसका इम्पैक्ट जो है वो इतना बड़ा नहीं होता। दंगे में नुकसान दोनों तरफ से हो सकता है, आग दोनों तरफ से लग सकती है, बाजी उसमें किधर भी जा सकती है। मॉब लिंचिंग का बहुत सिंपल पैटर्न है। आप 10, 15, 20, 50 आदमी इकट्ठे करो, एक किसी को सॉफ्ट टारगेट बना लो, किसी हफ्ते 10 दिन 15 दिन रेकी करो कि वो किस टाइम निकलता है, किस टाइम जाता है, कहाँ जाता है। आप इल्जाम जो आपका दिल करे वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में इल्जाम लगा के डाल सकते हो। फला मियाँ फला गाड़ी नंबर लेके जा रहा है, उसमें वो गाय एक्सपोर्ट कर रहा है, गाय को लेके काटने के लिए लेके जा रहा है, काम हो जाएगा। फला गाड़ी फला नंबर फला जगह से फला जगह जा रही है, वो उसमें बच्चे चोर हैं, उस गाड़ी को अगले चौक पे रोक दिया जाएगा, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी। हमेशा ये तरीका रहा है आज तक कि जो लोग मारते हैं, जो कातिल है, कातिल अपनी शिनाख्त को छिपाता है, गुनहगार अपने गुनाह को बचाने की, उससे बचने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ी दलील इस बात की है कि ये सिस्टम, ये सरकारें और ये जो सिस्टम में बैठे लोग हैं वो इन कातिलों के, इन मॉब लिंचर्स के साथ हैं। क्योंकि जब से पहले लिंचिंग हुई है, अखलाक से लेके जो पिछले 4 साल में अखलाक हुआ, जुनैद हुआ, फिर उसका पहलू हुआ, अलीमुद्दीन हुआ, मजलूम हुआ, छोटे अंसारी हुआ, ये तमाम अफराजुल हुआ और उसका रकबर हुआ, जितनी भी ये मॉब लिंचिंग हुई है, इसमें एक भी मॉब लिंचिंग ऐसी नहीं है जिसकी एकदम साफ क्लियर वीडियो ना बनाई गई। आप समझते हैं छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में मॉब लिंचिंग हुई है, हर मॉब लिंचिंग की वीडियो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, जैसे किसी अच्छे फोन से, अच्छे स्मार्टफोन से वीडियोस बनाई जाती हैं। मारने वालों की शक्लें बिल्कुल साफ नजर आती हैं, बोलने वालों की आवाजें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। जो मुसलमान या कोई दलित जब पीटा जाता है, उसके करहाने की, उसके रहन की भीख मांगने की आवाजें बिल्कुल साफ रिकॉर्ड की जाती है। इस मॉब लिंचिंग के पैटर्न को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जब एक कहीं दंगा या उसका इम्पैक्ट होता है वो 10, 15, 20 हज़ार लोगों तक उसका असर पहुंचता है, लेकिन जब आप एक आदमी को मारते हैं और उसके बाद आप उसकी वीडियो बनाते हैं और खुद उस वीडियो को बना के आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पर तमाम जगह उसको वायरल करते हैं, तमाम मीडिया हाउसेस को देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट करोड़ों लोगों के दिल में दहशत बिठाता है। आज इस मॉब लिंचिंग की वजह है, यहाँ से एक हमारे यहाँ ईस्टर्न यूपी में छोटी बेल्ट बोलते, छोटी लाइन बोलते, जो सहारनपुर, जो मदारिस का गढ़ है, सहारनपुर, देवबंद, इस वाले पूरे बेल्ट से दिल्ली तक वो चलते हैं।
आज ये आलम है। आप बहुत सारे उलेमा को वहाँ से जानते होंगे कि आज कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला, कोई मुसलमान भी जो है वहाँ से अकेले सफर करते हैं, उन ट्रेनों में डरता है किसी के मार देने की। तो इंसिडेंट बड़े हैं, वो आमतौर पे न्यूज़ में, मीडिया में कवर हो जाते हैं, लेकिन किसी की टोपी उठा के ट्रेन से बाहर फेंक देनी, किसी की दाढ़ी पकड़ के खींच दी, किसी को कटवा, किसी को मुल्ला, किसी को पाकिस्तानी, किसी को गद्दार, किसी को ये रोजमर्रा की बात है। और आज वो खौफ का ये आलम वो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि लोग इसको हिकमत अमली बता के उस पर खामोश रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, जब्त करते हैं। आज मुझे इस बात की, जो कल कश्मीर में हुआ, जिस तरह से हमारे जवान शहीद मारे गए, वहाँ पे शहीद हुए, उनसे उसका अफसोस हर इंसान को है, बाहैसियत इंसान की, बाहैसियत हिंदुस्तानी के भी है। लेकिन आज जो आप आज सुबह से जो देख रहे हैं, ये जो मोमबत्तियां लेके लोग गली गली फिर रहे हैं, और जिसमें मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने जब अखलाक को मारा गया था, पहलू को मारा गया था, जितने भी मुसलमानों को मारा गया था, इन लोगों ने मुजाहिदे करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए यही दलील देके बना किया था कि नहीं, मुसलमान मारे गए इसलिए अभी मुसलमानों को कुछ नहीं कहना चाहिए। ये वो लोग हैं, जब आप मारे जाओगे तो आपसे ये कहेंगे कि आप खामोश हो, जब कोई और मारा जाएगा तो आप सबसे पहले जाके माफी मांगो, आप सबसे ज्यादा पहले जाके दुख व्यक्त करो। हमें कोई जरूरत नहीं है अपने आप को मासूम साबित करने की, हमें कोई जरूरत नहीं है अपने आप को बेगुनाह साबित करने की, हमें कोई जरूरत नहीं है हम जाके लोगों को बोलेंगे इसका नहीं है, सारी दुनिया जानती है इस्लाम का और आतंकवाद का कोई आपस में रिश्ता नहीं है, ये बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमें अपने मुद्दों पे बात करनी है, हमें अपने हक की बात करनी है, हमें अपने इंसाफ की बात करनी है। आज हर किसी ने, जैसे सरफराज साहब ने कहा, आज हमारे वोटों का, एक मोदी ने 2016 में 8 नवंबर को नोटों का डिमोनेटाइजेशन किया था, उसके बाद तमाम सेकुलर पार्टी ने मिलकर मॉब लिंचिंग के चलते हमारे वोट का भी डिमोनेटाइजेशन कर दिया है। आज हमारे आपके वोट की वैल्यू खत्म कर दी है बिल्कुल, सिर्फ इस वजह से ना कोई सेकुलर पार्टी हमारे मुद्दों पर बात करने को तैयार है, ना कोई मुस्लिम लीडर हमारे मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। आज तमाम लोग जो है एक चीज पर लिखने को तैयार है, लेकिन किसी मुस्लिम इशू पर कोई एक मुस्लिम लीडर बोलने को तैयार है। मॉब लिंचिंग, ये सिर्फ इसका मसला, हम उलेमा की सोहबत में बैठते हैं, आप आलिमों से पूछिए, जो तातारियों ने मुसलमानों के साथ किया, जो मंगोलियंस ने हम मुसलमानों के साथ किया, वो सेम उसका रिपीटेशन है। ये उस तरह पे इतनी बुज़दिली, इतनी खौफ, हिकमत अमली कह लें या कुछ कह लें, मैं उसको बुज़दिली कहता हूँ, और मुझे इससे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ऐसे हिकमत। मेरे भाई को ट्रेन में 16 साल के हाफिज कुरान को ट्रेन में चाकू से गोद के मार दिया जाए। रमजान का महीना हो, जो बच्चा अपनी ईद की शॉपिंग करने जा रहा हो, हाफिज जुनैद को ट्रेन में चाकू से गोद के, मैंने उसकी लाश देखी, मैंने उसके भाई के जिस्म पे अपनी आंखों से उसके जख्म देख के आए। हम लोग उसके घर गए और हाफिज जुनैद के भाई शाकिर के जिस्म पे 55 चाकू के निशान थे, 55 निशान के पसलियों तक पे चाकू घुसे। अल्लाह ने उसकी जिंदगी रखी, बच गया। उसके बाद आप हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम खड़े होकर कहीं उनके खिलाफ नारे भी न लगाएं जिन्होंने मारा है। उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट नवीन कौशिक कोर्ट में खड़ा होकर, जो कोर्ट में उसके हाफिज जुनैद के कातिलों की मदद करता है, और सेशन कोर्ट का जज कहता है कि आपको तो मदद करनी, आपको तो सजा दिलवानी चाहिए और आप कातिलों की मदद कर रहे हो। जज के ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये रिकॉर्ड है। और फिर उसके बाद हमारे कुछ समझदार लोग, सियासी लोग हमसे कहते नहीं यार आप इसको कम्युनलाइज कर रहे हो, पोलराइजेशन हो जाएगा। अगर पोलराइजेशन नहीं भी होता तो मेरे जुनैद की बात कौन करेगा, मेरे अखलाक की बात कौन करेगा, मजलूम अंसारी की बात कौन करेगा, जिसका 18 साल का बेटा भी जो ना सर दर्द की बीमारी में बाप के टेंशन में, उसका भी पिछले हफ्ते इंतकाल हो गया। किसने जाके देखा उसके घर में कौन कौन बच्चे, 6 बच्चों में कौन रोटी खिलाएगा, कौन उनके एजुकेशन का खर्चा उठाएगा, कौन करेगा। किन सियासतदानों से उम्मीद रखोगे आप? हाफिज जुनैद की माँ से मिलो, हम मिलते हैं उनकी माँ से हर तीसरे महीने मिलते हैं। उस माँ के आंसू देखो आप, उसकी माँ जिसका 16 साल का बच्चा चला गया, क्या आंख मिलाएंगे उससे हम कि मॉब लिंचिंग का कोई मसला नहीं है। मॉब लिंचिंग हमारा कोई इशू नहीं है, हम इंसान नहीं है, हमारे बच्चे जवान मारे जा रहे हैं, हमें कोई इसका अधिकार नहीं है बोले। कौन लोग हैं जो हमें ये आज सिखा रहे कि हमें हिकमत अमली क्या है? क्या अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई हिकमत अमली को जानने वाला है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से जानने वाला कोई है मुसलमान जिसको हिकमत अमली पता हो? खालिद बिन वलीद को भूल गए आप लोग? कौन सी बला है हिकमत अमली? वे खामोश रहो, वो थप्पड़ मारे खामोश रहो, वो गोली से मारे खामोश रहो।
आप सबसे मेरी दरखास्त ये है कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे आइन ने हमें अधिकार दिए हैं, हमें राइट दिए हैं। एजुकेशन के साथ साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें 2 बातें और बताई थी, वो शायद मेरे साथ थे, उन्हें एक सिंगल ही बात बता दी। मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगा, एजुकेट भी होना पड़ेगा, एजुकेट भी करना पड़ेगा और ऑर्गेनाइज भी होना पड़ेगा। जब तक इन 3 चीज़ों का कॉम्पिटिशन नहीं होगा नहीं कर पाएंगे। जहाँ एजुकेशन करना होगा, जहाँ पे मुजाहरा दायर करना होगा, जहाँ पे गुस्सा दिखाना होगा, हम जाएंगे, चाहे 1 आदमी जाए या 2 आदमी जाए या 100 आदमी जाए। 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं मुल्क में और उसमें सिर्फ 1% भी अगर जाके सड़कों को जिंदा कर देंगे तो जो है संसद आवारा होने से बच जाएगा। मीडिया ने ये बात कही थी और आज पॉलिटिकल प्रोफेसर अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, हमारे गुरु हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो लोहिया साहब ने एक बात कही थी, अगर सड़कें सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। आज मुसलमानों ने अपने लिए और खास दलितों में फिर भी कुछ लोग हैं, चंद्रशेखर है, जिग्नेश है और कई हमारे साथी ऐसे हैं जो दलितों को लेकर सड़कों को गर्म करे रखते हैं। एक मुजाहिरा ऐसा नहीं है, एक प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है, एक आंदोलन ऐसा नहीं है जिसको कोई मुसलमान तंजीम, मुसलमान कोई जमात, कोई मुसलमान तहरीर जो है उसको चला रही। ना किसी सोशल इशू पे, ना किसी पॉलिटिकल इशू पे, ना किसी जनरल इश्यूज पे, ना अपने कौम के इशू। हम सिर्फ इकट्ठे होते हैं तो सिर्फ किसी काम से। आज हमारे मसलक का या तो जमा हो गया तबलीगी जमात का इज्तिमा, उसमें जमा हो जाएंगे लाखों करोड़। आज जो है जमात अहले वल सुन्नत का इज्तिमा, उसमें जमा हो जाएंगे। आज जो है शिहाजात ने बुलाया उसमें लाखों लोग जमा हो जाएंगे। या फिर हम जमा होंगे शादियों में जमा हो जाएंगे, आज फराक या बिरयानी खानी हमारे के जमा होंगे। लेकिन जब हमें बात होती है अपने हक की, मैं आप लोगों से, आप तमाम लोग मुझसे बड़े हैं, मैं बहुत जाहिल किस्म का आदमी हूँ, मैं माजरत के साथ हाथ जोड़ के आपसे ये दरखास्त करने आया हूँ कि हमारे सामने आने वाले वक्त में मॉब लिंचिंग और ये मॉब लिंचिंग का एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, अगर सरकार भले ही बदल जाए, भले ही आज जो है राइट विंग की सरकार के बदले लेफ्ट विंग की आ जाए, सेक्टर की आ जाए, कांग्रेस आ जाए, फला आ जाए, कोई आ जाए, हत्ता कि यहाँ पे अगर आप 100% मुस्लिम कैबिनेट वाली सरकार भी इसको सत्ता में बिठा दोगे तो मॉब लिंचिंग की बीमारी ऐसी जल्दी से खत्म होने नहीं वाली, क्योंकि ये आपके कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। हम घर से निकलते हैं, मैं मॉब लिंचिंग पे लगातार काम करता हूँ, उन्हें पता है ये चंद मुसलमान हैं, दिल्ली बात बम्बई में 4, 5, 10 लोग ये काम कर रहे हैं, कल को 1-2 बार आके सिस्टम वाले पुलिस वाले इनके घर को भेज लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। कल यूपी भवन में अलीगढ़ पे जो अपनी आखिरी बात करें, मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो 14 लड़कों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का इन्होंने केस करा, उसके खिलाफ हमने यूपी भवन दिल्ली के ऊपर कल प्रदर्शन करना था। 3 बजे का टाइम दिया था, मैं जोहर की नमाज पढ़ के निकला हूँ घर से और घर के बाहर निकलता हूँ, कम से कम 30 पुलिस वाले वहाँ मेरे इस्तकबाल में खड़े। 30 पुलिस वालों ने पूरा घर घेरा, ना कहीं जाने दे रहे, मतलब दे हैव मेड मी फील लाइक अ टेररिस्ट। सरफराज साहब ने बात कही ना, मैं इसलिए इनकी बात से बहुत इम्प्रेस हुआ और इतने इतनी डिटेल में, क्योंकि इनका काम है, इनका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मजीद इसमें तरक्की अता फरमाए। 30 लोग वहाँ खड़े हैं और मेरे मोहल्ले के लोग डर रहे हैं मुझसे ज्यादा, पता नहीं इसने क्या कर दिया, पता नहीं इसके साथ क्या होगा। एक साहब आए, काम में मेरे कजन है, खालिद से बहस ना करना। एक साहब थोड़ी देर बाद आए, खालिद जब रोके तो रुक जाना, जाना मत। मैंने सिर्फ उसे एसएचओ से कहा कि देखिए मेरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, मुझे आप प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक सकते, मैं चाहूँगा, ये मेरी गाड़ी है, इसमें मैं बैठ के जाऊँगा, आपको फॉलो करना फॉलो करिए, अपने पुलिस वाले बिठाने मेरी गाड़ी में बिठाइए, नहीं तो जो है ना आपको जो करना वो करिए, जो होगा जहाँ धारा 144 आपने लगाया है वहाँ आप चाहे गिरफ्तार करना हो गिरफ्तार करिए, जहाँ आपको जो है वहाँ गोली मारनी गोली मारिए, लेकिन मैं जाऊँगा। उसकी बात समझ में आई, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गया, प्रोटेस्ट भी हुआ, प्रोटेस्ट में भी वहाँ हमसे खुल के ये कहा कि जो है आप बेफिक्र रहिए, हम लोग बुज़दिल लोग नहीं हैं, हम बुज़दिल लोग नहीं हैं, हम जिस दिन अगर गोली खाने का भी नंबर आएगा तो इंशाल्लाह सीने में खाएंगे, आपके पीछे तो गोली कभी नहीं खाएंगे। क्योंकि दिलेरी बुज़दिली जो है मेरे नबी ने फरमाया है, जो शुजात है, जो बहादुरी है, बहादुरी ईमान का जेवर है। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया, जो मफ़हूम है मुआदल चंबोले महज़ार से, कि अपने ईमान को मुअज़्ज़म करो, अपने ईमान को सजाओ 2 चीज़ों से, सखावत से और बहादुरी से। जिस मुसलमान के पास सखावत नहीं, जिस मुसलमान के पास बहादुरी नहीं, ध्यान रखना उसका ईमान सजा हुआ नहीं। हिकमत अमली के नाम का, हिकमत अमली कोई और चीज़ होती है, उलमा किराम के पास जाओ उनसे पूछे हिकमत अमली किसे कहते हैं और बुज़दिली किसे कहते हैं, 2 चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है, इसे समझे। और बड़ा करम अपने बुजुर्गों से भी कहूँगा कि अपने बच्चों को जो है
राय हक पे और अपने हक को मांगने के लिए, उसकी आवाज उठाने के लिए और उसके लिए आगे बढ़ाए। मॉब लिंचिंग आज के दौर में इस मौजूदा हालात में बहुत बड़ा मसला है। जिस तरह से पैटर्न हुए, आज जितनी भी पूरे मुल्क में मॉब लिंचिंग हुई है, हमारी संस्था की यूपी में हो, हरियाणा में हो, मेवात के जिले में हो, राजस्थान में हो, झारखंड में हो, 80% से ज़्यादा फैमिलीज हमारे टच में हैं। हम लोग आपसे दुआओं की दरखास्त है, हम लोग उनके लिए जगह जगह प्रोटेस्ट भी करते हैं, उनको फाइनेंशियल एड भी पहुंचाते हैं, उन लोगों के लिए हम लीगल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। जो जितनी हैसियत जितनी औकात अल्लाह ने रखी है उसके हिसाब से जो हमसे बन पड़ता है वो करते हैं और फैमिली से डायरेक्ट टच में रह के काम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हिम्मत दिलाते हैं। अभी लेटेस्ट अभी हमारी टीम झारखंड गई थी, वहाँ तमाम जितनी मॉब लिंचिंग के हल्का के 27 लोगों, और ये साहब ने बीच में छोटी बात याद आ गई, जो ये हिकमत अमली वाले, इनसे मैं बहुत अक्सर नाराज रहता हूँ। इसलिए इन्होंने कहा कि गाय के नाम पे 2 लोग मारे, गाय को पालना छोड़ दो, गाय को। अब मेवात का इकोनॉमी जो है वो बेस्ड है गाय के पालने में। मेवात अगर एक पिछड़ा, बहुत इंडिया के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में से एक इलाका है मेवात, जो हरियाणा और राजस्थान में लगता है। उनका मेन काम है डेयरी फार्म्स का, गाय का दूध निकालते हैं, गाय का दूध बेचते हैं, उससे उनका घर चलता है, परिवार चलता है। ये हिकमत अमली वालों ने गाय से रुकवा के ये आलम हो गया कि आज जो लोग अच्छे खाते पीते थे, जो ज़कात देने वाले थे, आज पिछले 3 साल में ज़कात लेने वाले बन गए। इतना बुरा हाल हो गया। झारखंड में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है, अक्सर मॉब लिंचिंग गाय के नाम पे, सिर्फ दो या 3 मॉब लिंचिंग हुए, तमाम मॉब लिंचिंग बच्चा चुराने के नाम पे। हैदराबाद के बाद लिंचिंग हुई, गूगल के अंदर काम करने वाला इंजीनियर लड़का था, फरमान या फैजान उसका नाम था। मैं उसके घर गया, उसके वालिदा से मिला। जो लड़का, जिस लड़के को इंजीनियरिंग कराने के लिए उसके वालिद ने हैदराबाद शहर का 200 गज 200 स्क्वायर मीटर का मकान उन्होंने बेचा और शहर के बाहर एक छोटा मकान लिया, सिर्फ इसलिए कि बेटा इंग्लैंड से जो है अच्छी इंजीनियरिंग करके आ जाए तो हमारा मुस्तकबिल जो है सुनहरा हो जाए। वो लड़का गया, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ, यहाँ आके हैदराबाद में गूगल जैसी कंपनी में, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी है, उसमें नौकरी लगी। शादी हुई, शादी हो के कुछ दिन हुए थे और नौकरी लगे। अभी उसके कुछ 2 साल 1.5 साल से वो नौकरी कर रहा था और बच्चा चुराने के इल्ज़ाम में उसको मार दिया। उसको, उसके कज़न को, उसका एक दोस्त वो कतर का था, वो कतर का लड़का अपना पासपोर्ट दिखाता रहा, वो रहम की भीख मांगते रहे, गूगल के आई कार्ड दिखाते रहे, लेकिन सिर्फ इस बिना पे के बच्चा छुड़ाने वहाँ आए हैं। उनको इतना पीटा गया कि वो लड़का वहाँ मर गया। कतर वाले के करीब 17 या 16 फ्रैक्चर्स हुए, वो बेचारा अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी रखी थी, वो बच गया। तो इस तरह के हालात हैं, लेकिन उसके कोई ना कोई खबर दिखाएगा। आप एक बात, आखिरी बात है, से आप देख लीजिए, इतना नॉर्मलाइजेशन इसके का हो गया है। अखलाक का जब इंतकाल हुआ था, पहले 3 दिन फ्रंट पेज पे हर अखबार की खबर थी, मेन स्ट्रीम मीडिया में खूब चला, धीरे धीरे पिछले हो गई। अभी मॉब लिंचिंग जहाँ होती है उसकी खबर 5वें 6ठे पन्ने पे पहुँच गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो आपका क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, वो नीचे से पट्टी चला के काम खत्म कर। तो इतना नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा कि आपको कोई भी कहीं आपके पड़ोस में मार जाएगा और आपको खबर तक नहीं होगी कि इसको कहाँ मार दिया। तो आप सबसे दरखास्त है कि मॉब लिंचिंग के इशू को समझें। हम लोगों ने तमाम डिटेल रिपोर्ट्स मेरे पास आज मैं अपने साथ लेके आया हूँ, और कोई साथी को चाहे तो मैं अपनी पिछले हमारे 8 जो इंसिडेंट हैं उसकी रिपोर्ट्स हैं, एनआरसी की भी रिपोर्ट्स हैं, जो हम लोग यूनाइटेड अगेंस्ट हेट में करते हैं। आप सब लोगों से दुआओं की दरखास्त है। मैं माजरत चाहूँगा अगर कोई बात मैंने जज्बात में या किसी उसमें अपनी जाहिर पढ़ने में गलत कह दी हो, तो अपना बच्चा और एक जाहिर तालिब इल्म समझ के माफ़ कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।